So we'll go ahead with more theory of gravitation, but before we go ahead, just a very quick recap of gravitational potential energy. क्योंकि अगर आपको याद होगा लास्ट सेशन में मैंने टाइटल में लिखा था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल तो डिफाइन किया नहीं है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफाइन करने के लिए दो मेथड्स है। एक मेथड इज बेस्ड ऑन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यूज करके ही हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफाइन कर लेंगे। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफाइन करना है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अच्छे से पावे से पता होना चाहिए। तो वी विल जस्ट क्विकली रिवाइज व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। आई विल नॉट गो इनटू मच डिटेल्स ऑफ इट, सिर्फ जो इंपॉर्टेंट है वो। तो अगर आपको याद होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इन एनी केस इज एनर्जी possessed by an object on account of its location। उसके लोकेशन की वजह से जो उसका एनर्जी उसको बोलते हो पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने देखा था ग्रेविटी के केस में कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो इनिशियल डिस्टेंस आर आई पे था फ्रॉम सेंटर। सो इनिशियल डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ वाज आर आई and mass of this object is m and capital M is the mass of earth। initial position is a। इस ऑब्जेक्ट को हमको a से लेके जाना था b पे, तो we want to displace this object, we want to take that object to some new location, that is b location। और जो b का डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ वो कितना है r final rf, ये आ गया b का डिस्टेंस। देन इफ यू रिमेम्बर हमने ऐसा इमेजिन किया था कि अगर हमको A से B पे जाना है तो वी विल मेक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करते करते हम A से B पे जाएंगे। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट मतलब स्मॉल स्टेप, ईच ऑफ दिस स्मॉल स्टेप इज dr, ईच ऑफ द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इज dr। ये dr डिस्प्लेसमेंट करने में वर्क डन हुआ। क्यों वर्क डन हुआ? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ था। और वर्क डन कब होता है याद रखना, वेन एवर यू आर डूइंग समथिंग अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ था? डाउनवर्ड्स था। दिस वाज ग्रेविटेशनल फोर्स Fg, इट वाज डाउनवर्ड्स। और आपने बॉडी को डिस्प्लेस कर दिया अपवर्ड्स, तो वर्क इज डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो दैट वर्क डन इज एनर्जी विच कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, एंड दैट वाज गिवन बाय -Fg बार डॉट dr बार। ये -Fg बार डॉट dr बार लिखने का रीजन है फोर्स इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज अपवर्ड्स, सो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिटली डायरेक्टेड टू ईच अदर। फिर हमने ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला लिखा था G कैपिटल M स्मॉल m बाई r स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे हमको चाहिए फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में। तो फिर मैंने आपको बताया था कि अगर आपको वेक्टर फॉर्म में चाहिए तो आपको सिर्फ यहाँ पे डायरेक्शन को एसोसिएट करना पड़ेगा, एक डायरेक्शन देना पड़ेगा। डायरेक्शन के लिए हम लोग कौन से वेक्टर्स यूज करते हैं? तो हमने एक यूनिट वेक्टर लिया, कहां से कहां तक? सेंटर से आउटवर्ड्स। इसको क्या बोल दिया? आर कैप। क्या बोल दिया इसको? तो आर कैप इज अ यूनिट वेक्टर विच इज डायरेक्टेड फ्रॉम सेंटर टू द सरफेस, मतलब आउटवर्ड्स, बराबर। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? सरफेस टू सेंटर है, मतलब अपोजिट है। मतलब अगर मुझे वेक्टर फॉर्म लिखना है तो मुझे आर कैप यूज कर सकता हूं मैं, लेकिन आर कैप का डायरेक्शन था सेंटर से बाहर की तरफ, सरफेस की तरफ, और फोर्स उल्टा है सरफेस से अंदर की तरफ। तो क्या लिखोगे? माइनस। इसको सब्स्टिट्यूट कर दोगे यहाँ पे, तो देयरफॉर dw इक्वल टू माइनस G कैपिटल M स्मॉल m बाई r स्क्वायर आर कैप डॉट dr बार। क्लियर? देन माइनस हो गया प्लस, और ये वर्क डन इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ कोर्स पोटेंशियल एनर्जी, तो आई राइट डाउन पोटेंशियल एनर्जी। तो du इक्वल टू माइनस हो गया प्लस G कैपिटल M स्मॉल m बाय r स्क्वायर r कैप डॉट dr बार। और r कैप डॉट dr बार आता है dr, अगर आपको याद होगा r कैप डॉट dr बार इज मॉड ऑफ r कैप मॉड ऑफ dr बार इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन द टू विच इज 0, क्योंकि dr भी ऊपर की तरफ है और r कैप भी ऊपर की तरफ है, डायरेक्शन सेम है, एंगल कितना है? 0 है। तो r कैप डॉट dr बार दिस इज इक्वल टू
ये तो 1 आ गया क्योंकि यूनिट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, ये भी 1 आ गया, तो क्या बचा dr। देयरफॉर du हमारे पास आता है g कैपिटल M स्मॉल m बाय r स्क्वायर इनटू dr। This is the amount of work done in displacing the object through small displacement dr against the gravitational force of earth। हमको अगर टोटल फाइंड करना है, टोटल पोटेंशियल एनर्जी, तो क्या करोगे, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, ए से बी तक, फ्रॉम ए टू बी। तो व्हाट यू विल डू इज यू विल इंटीग्रेट, क्योंकि हर बार हम जब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करेंगे dr हर बार क्या होगा, du मतलब स्मॉल वर्क डन होगा, वो एनर्जी में स्टोर हो जाएगा, स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम ए टू बी। तो इंटीग्रेशन व्हाट इज du, g कैपिटल M स्मॉल m बाय r स्क्वायर dr। जैसे ही तुमने यहाँ पे dr लिखा, तो अब ए टू बी लिखना नहीं, ए का पोजीशन था r इनिशियल, इसका था r फाइनल। तो ये हो गया डेल्टा u। वाई डेल्टा u, क्योंकि ए पे ऑलरेडी पोटेंशियल एनर्जी है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, बी पे भी पोटेंशियल एनर्जी है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो जब तुम ए से बी पे जा रहे हो तो पोटेंशियल एनर्जी विल चेंज। तो डेल्टा यू मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। तो दिस इज इक्वल टू जी कांस्टेंट, एम कांस्टेंट, स्मॉल m कांस्टेंट, इंटीग्रेशन फ्रॉम आर इनिशियल टू आर फाइनल डी आर अपॉन आर स्क्वायर। ये आ जाएगा u फाइनल माइनस u इनिशियल इक्वल टू g कैपिटल M स्मॉल m, ये होता है -1 बाई आर फ्रॉम r इनिशियल टू r फाइनल। अगर आपको माइनस साइन नहीं चाहिए तो लिमिट्स को कर लो इंटरचेंज। तो g कैपिटल M स्मॉल m 1 बाई r फ्रॉम r फाइनल टू कर लो r इनिशियल। तो you will have u final minus u initial equal to g capital M small m 1 upon r initial minus 1 upon r final। ये आगे आपके पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन ri टू फाइनल पोजीशन rf। फिर मैंने आपको बताया था कि हम लोग ऑलवेज रेफरेंस पॉइंट, इनिशियल पॉइंट लेते हैं इंफिनिटी। तो ये याद रखना, ये हमेशा इंफिनिटी दिया जाता है फॉर अ वेरी सिंपल रीजन। देखो पोटेंशियल एनर्जी आता है ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस, मासेस, जो भी होगा ड्यू टू इंटरेक्शन, और ये दोनों है आर। ये देखो याद है आपको, हमने प्रॉपर्टीज में लिखा था दे ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो ये 1 अपॉन आर स्क्वायर फॉर्म वाले हैं, जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतना फोर्स कम होगा। तो अगर मैंने इनिशियली दोनों ऑब्जेक्ट को इन्फिनाइट डिस्टेंस पे रख दिया, इफ आई कीप द मासेस एट इन्फिनाइट डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, मतलब दे आर नॉन इंटरैक्टिंग, मतलब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, 0। इसको पॉइंट ऑफ जीरो पोटेंशियल भी बोलते हैं। पोटेंशियल डिफाइन किया नहीं करेंगे, लेकिन याद रखना कि इनिशियल इन्फिनिटी लेने का रीजन है कि द मासेस शुड बी एट सो लार्ज डिस्टेंस कि इनिशियली वहां पे फोर्स कितना था, 0, और फोर्स से आता है पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर ऑब्जेक्ट में इंटरेक्शन ही नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी कितना है, 0। तो इनिशियल कितना है, 0। तो हम लोग इनिशियल डिस्टेंस लेते हैं इन्फिनिटी, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बन जाता है 0। इसलिए आप लिखोगे u फाइनल माइनस 0, क्योंकि u फाइनल माइनस u इनिशियल, इनिशियल कितना है, 0। g कैपिटल M स्मॉल m 1 अपॉन इंफिनिटी माइनस 1 अपॉन r फाइनल। तो ये आ जाएगा u फाइनल इक्वल टू g कैपिटल M स्मॉल m 1 बाई इंफिनिटी 0, और r फाइनल को मैंने बोल दिया था r। तो ये आ गया आपके पास फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट at any distance r from the center of earth। ये आ गया आपके पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। लेकिन जब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी मैं पूछता हूँ आपसे, तो आप बोलते हो mgh, ऐसे बोलते हो ना, mgh। तो फिर वो mgh आया कहाँ से? तो हमने ये देखा था कि इमेजिन हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो इनिशियली अर्थ के सरफेस पे रखा हुआ है। तो यू हैव एन ऑब्जेक्ट विच इज इनिशियली एट द सरफेस ऑफ अर्थ। तो अगर ये इनिशियली अर्थ के सरफेस पे है तो इसका इनिशियल डिस्टेंस कितना है, रेडियस ऑफ अर्थ। फिर आप इसको एक हाइट पे लेके जाते हो एट सम हाइट, और हाइट इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। क्लियर यहाँ तक? तो इनिशियल डिस्टेंस जो था आर आई, वो क्या था, कैपिटल आर, और फाइनल डिस्टेंस जो है आर फाइनल, वो क्या है, कैपिटल आर प्लस एच, where h is the height measured from the surface of earth।
तो इस केस में व्हाट हैव यू डन इज, आपने ऑब्जेक्ट को अर्थ की सरफेस से एक हायर हाइट पे लेके गए, तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा। क्योंकि अभी ये डिराइव क्यों किया हमने, रीजन क्या था ये डिराइव करने का? ये डिराइव करने का रीजन यही था कि जब आप ऑब्जेक्ट को अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में मूव करते हो, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए भी ट्रू है। अगर हमारे पास एक चार्ज कॉन्फ़िगरेशन है, सपोज दो चार्जेस है मेरे पास, तो पहले चार्ज के फील्ड में कौन है? दूसरा चार्ज है। दूसरे चार्ज के फील्ड में कौन है? पहला चार्ज है। तो जब पहले चार्ज को तुम लाए थे तो वर्क डन हुआ था क्या? नहीं हुआ था, जीरो वर्क डन। तो पोटेंशियल कितना था? जीरो था। लेकिन जब तुम दूसरा चार्ज लाए तो पहले चार्ज ने क्या किया? रिपेल किया, तो वर्क डन हुआ। वर्क डन हुआ तो वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। कहाँ स्टोर हो गया? दोनों चार्जेस में। अब अगर मैं दोनों में से एक भी चार्ज को मूव करता हूँ तो वर्क वापस करना पड़ेगा, और ये वर्क क्या करेगा? पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करेगा। तो व्हेन यू मूव वन चार्ज इन द विसिनिटी ऑफ, मतलब नियर बाय ऑफ अनदर चार्ज, वर्क हैज टू बी डन एंड दैट वर्क अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो वहां पे चार्जेस की बात थी, यहाँ पे किसकी बात है? मासेस की। हमारे पास एक मास ऑलरेडी था ए पॉइंट पे, इसको कहाँ पे लेके गए? बी पॉइंट पे। ये ए और बी पॉइंट किसकी फील्ड में है? अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में है। मतलब आप एक मास को अर्थ के फील्ड के एक पॉइंट से दूसरे फील्ड में दूसरे पॉइंट पे लेके जा रहे हो, तो वर्क तो होगा। ऑब्जेक्ट को सिर्फ तुम ग्राउंड से उठा के टेबल पे भी रखते हो तो भी वर्क होता है, तो वर्क होगा। ये वर्क क्या करेगा? पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करेगा, बराबर। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि हमारे पास इनिशियली ऑब्जेक्ट था सरफेस पे, अब कहाँ लेके जा रहे हैं? हाइट पे। अगर वर्क होता ही नहीं तो रॉकेट लॉन्च करने में इतना ज्यादा फ्यूल लगता ही नहीं। तुम देखते हो कभी कभी रॉकेट लॉन्च देखा होगा तो लार्ज अमाउंट ऑफ फ्यूल इज रिक्वायर्ड, बिकॉज अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल बहुत स्ट्रांग है। तो उसको ओवरकम करना है तो नीचे फोर्स लगाना पड़ेगा, नीचे लगाना पड़ता है। क्यों? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तुम जितना नीचे फोर्स लगाओगे उतना रिएक्शन मिलेगा, उतना ही वो रॉकेट ऊपर जाएगा। तो जब ऑब्जेक्ट को तुम ऊपर भेज रहे हो तो क्या चेंज हो रहा है? पोटेंशियल एनर्जी। तो उसका फॉर्मूला क्या है? यू फाइनल माइनस इनिशियल इक्वल टू जी एम एम वन बाय आर इनिशियल माइनस वन बाय आर फाइनल। तो वही फॉर्मूला, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम वन बाय आर इनिशियल, बराबर ना, माइनस वन बाय आर फाइनल। करेक्ट है ना ये? हाँ। इनिशियल आर कितना था इस केस में? कैपिटल आर, रेडियस ऑफ अर्थ। तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम वन अपॉन आर कैपिटल आर माइनस वन अपॉन आर प्लस एच। इसको कर लोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यू विल गेट यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम आर प्लस एच माइनस आर अपॉन आर इंटू आर प्लस एच। So therefore, U final minus U initial equal to G capital M small m H upon R into R plus H. But what we know is, you know G equal to Gm by R square. Therefore, Gm equal to Gr square. ये Gr square यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो U final minus U initial इक्वल टू जी एम मतलब जी आर स्क्वायर इंटू एम एच अपॉन आर इंटू आर प्लस एच। एक आर और एक आर हो गया कैंसल, तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इक्वल टू एम जी आर एच अपॉन आर प्लस एच। अगर हाइट स्मॉल हो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस ऑफ अर्थ, तो एच इज वेरी वेरी लेस देन आर। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ऑब्जेक्ट को उठा के टेबल पे रख दिया, और कितना ही डिस्टेंस है वो? 1 मीटर, 3 फीट मतलब 2 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर। ये जो बिल्डिंग का जिसपे हम लोग, जिस फ्लोर पे हम लोग खड़े हैं, उसका ग्राउंड से 30 फीट का डिस्टेंस है मोर और लेस, मतलब 10 मीटर का डिस्टेंस है अप्रोक्सीमेटली। 1 मीटर इज 3.14 मीटर रफली रफली समथिंग लाइक दैट। तो मैं, कोई कुरियर आया, बड़ा बॉक्स आया, उसको मैंने ग्राउंड फ्लोर से यहाँ पे लाके रख दिया। कितना हाइट? 10 मीटर। व्हाट इज रेडियस ऑफ अर्थ? 6400 किलोमीटर। 6.4 इंटू 10⁶मीटर। उसके सामने 10 मीटर कुछ भी नहीं है। तो एच अगर बहुत बहुत स्मॉल हुआ तो हम लोग अप्रोक्सीमेटली आर प्लस एच को क्या लिख सकते हैं? आर। देयरफॉर ये जो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल था, इसको तुम लिख दोगे एम जी
आर एच अपॉन आर प्लस एच इज आर, कैंसिल एंड कैंसिल, तो क्या आ गया एम जी एच। जब आप बोलते हो पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच है, तुम मुझे पोटेंशियल बता ही नहीं रहे हो, तुम बता रहे हो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि नॉर्मली हम लोग अर्थ के सरफेस पे ही रहते हैं, तो हमको इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हम जीरो मान के चलते हैं, लेकिन जीरो होता नहीं है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं मान लेते हैं, क्योंकि एच के लिए क्या डालोगे जीरो। तो अगर मैं एच के लिए जीरो डालूंगा, मतलब इनिशियल पोटेंशियल क्या हो गया जीरो हो गया, तो हाइट पे कितना हो गया एम जी एच हो गया, दैट्स इट, राइट। तो एक्चुअली जब आप बोलते हो एम जी एच, यू आर टेलिंग मी द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ टू सम अदर पॉइंट। यहाँ तक क्लियर। अब आ जाते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पे। अब तक हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और कनेक्शन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद एमजीएच देखा। नाउ इट इज टाइम फॉर अस टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। और रिमेंबर, जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला डिराइव कर रहे हो, एग्जैक्टली सेम स्टेप परफॉर्म करके आप 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का फॉर्मूला भी डिराइव करोगे। मतलब जो फॉर्मूला इधर है एग्जैक्टली सेम स्ट्रक्चर उधर आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट एज इट इज रेप्लिकेट होगा, सिर्फ ग्रेविटेशन की जगह पे वहां पे लिखोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल फोर्स की जगह पे लिखोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फील्ड की जगह पे लिखोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, मास की जगह पे लिखोगे चार्जेस, जी की जगह पे लिखोगे 1/4πε0। तो अब आइडिया ये है कि हमको अभी तक क्या पता है। तो वी नो दैट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी gravitational potential energy of system of earth, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सिंगल ऑब्जेक्ट का होता ही नहीं है, वो हमेशा होता है सिस्टम का। तो अगर अर्थ पे एक ऑब्जेक्ट है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि ग्रेविटेशनल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी मतलब उस ऑब्जेक्ट का है, वो ऑब्जेक्ट का नहीं, वो किसका है सिस्टम का, मतलब अर्थ और उस ऑब्जेक्ट का। वैसे तुम्हारा और अर्थ का, मेरा और अर्थ का, हम सबका और अर्थ का, देयर इज आल्सो पोटेंशियल एनर्जी। तो वी नो दैट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ system of earth of mass capital M and an object of mass small n and an object of mass small m is, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला U इक्वल टू, अब इसको सिर्फ नोटेशन चेंज करते, क्यों करते, ये क्या था याद है, माइनस जी एम एम बाई, स्क्वायर नहीं आता इसमें, इसमें स्क्वायर नहीं आता। वो पहला ही लेक्चर याद करो, मैंने आपको 4 फॉर्मूला लिख के दिए थे, कोई नहीं होता रहता थोड़ा दिक्कत, लेकिन याद रखो। अब इस, क्योंकि देखो जी क्या है कांस्टेंट है, एम क्या है कांस्टेंट है, स्मॉल एम क्या है, सिर्फ चेंज क्या हो सकता है रेडियस नहीं, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। अगर अर्थ के सरफेस पे है तो कैपिटल आर, हाइट पे है तो आर प्लस एच। तो ये पोटेंशियल एनर्जी किसका फंक्शन है, डिस्टेंस का। तो अब इसके आगे हम इसको यू ऑफ आर लिखेंगे। इट डज नॉट मीन कि यू आर मल्टीप्लाइंग यू विथ आर, ये फंक्शनल फॉर्म है। एफ ऑफ एक्स कैसे लिखते हो, एफ ऑफ एक्स मतलब एफ इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, इसका मतलब वो एफ इंटू एक्स नहीं है, वो सिर्फ बताने के लिए है कि फंक्शन कौन से वेरिएबल पर डिपेंड करता है। तो पोटेंशियल एनर्जी किस पर डिपेंड करता है, डिस्टेंस आर, तो u इज अ फंक्शन ऑफ r, तो माइनस जी एम एम बाय आर। अब इसी को हम, दिस कैन बी रिटन एज, दिस कैन बी रिटन एज, इसी पोटेंशियल एनर्जी को हम एक काम करेंगे, हम माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल आर अलग कर लेंगे और स्मॉल एम को अलग कर लेंगे। मतलब इन शॉर्ट मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ ऑब्जेक्ट के मास को अलग कर दिया और जो बाकी के टर्म्स थे उसको एक ब्रैकेट में डाल दिया, और जो ब्रैकेट है इसको हम लिखते हैं v ऑफ r इंटू m। ये जो ब्रैकेट है क्या लिखा है इसको मैंने, v ऑफ r। लेकिन ये जो ब्रैकेट है इसके अंदर ऑब्जेक्ट का मास था कि अर्थ का मास था, तो ये v सफिक्स e है। ये इसका मतलब क्या होता है, जैसे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड याद होगा, याद है इलेक्ट्रिक फील्ड,
इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज का होता है जिसमें अगर दूसरा चार्ज आ जाए तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, बराबर। जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड आप बोलते हैं वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल है। पोटेंशियल मतलब वो उस पॉइंट पे दूसरे चार्ज पे फोर्स एक्सर्ट करने की एबिलिटी रखता है, पोटेंशियल। मैं भी बोलता हूँ ना, आपके पास बहुत पोटेंशियल है, आप करते नहीं हो, पोटेंशियल बहुत है, करते नहीं हो, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोटेंशियल? पोटेंशियल इज दैट यू हैव एबिलिटी ऑफ डूइंग समथिंग। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ वन चार्ज, उसमें अगर दूसरा चार्ज आ जाए तो वो चार्ज क्या एक्सपीरियंस करेगा? फोर्स। क्यों किया? क्योंकि पहले चार्ज का उस पॉइंट पे पोटेंशियल था। क्या था? तो पोटेंशियल था तो फोर्स लगा। पोटेंशियल नहीं होता तो फोर्स लगता क्या? एग्जैक्टली, पोटेंशियल इज द एबिलिटी ऑफ दैट चार्ज टू एक्सर्ट फोर्स। सिमिलरली वो चार्ज था, ये मास है। तो ये जो V ऑफ R लिखा मैंने, इसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। मतलब सपोज अर्थ, मैंने क्योंकि अभी तक अर्थ के केसेस लिए तो मैं अर्थ ही बोलूंगा। फॉर एग्जांपल ये अर्थ है, उसके फील्ड में, उसके सराउंडिंग में एक रीजन है जिसमें दूसरा मार्स फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। हम भी दूसरे मार्स है अर्थ की सरफेस पे, तो हम फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं क्या? यस। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड में उस पॉइंट पे एक पोटेंशियल था। किसका पोटेंशियल था? अर्थ के फील्ड का पोटेंशियल था। और अर्थ के फील्ड का पोटेंशियल होने की वजह से वहां पे हमने क्या एक्सपीरियंस किया? फोर्स। तो उस पोटेंशियल को हम लिखते हैं V ऑफ R, और क्योंकि अर्थ के फील्ड का पोटेंशियल था तो VE ऑफ R, पोटेंशियल ऑफ अर्थ है ये, राइट। तो as you see here, as you can see, VE of R is equal to minus G capital M small m by R, depends on mass of earth and the location of the point, मतलब position R, and the location of the point and is independent of mass of object, and is independent of mass of object, is independent of mass of object, बराबर। तो ये जो है, ये जो क्वांटिटी है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। दिस क्वांटिटी, this quantity VE of R equal to minus G capital M by R is known as gravitational potential, and is the same for all the objects, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, जैसे अभी हम सब एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे है अर्थ की सरफेस से, अर्थ के सेंटर से, बेसिकली आपका या मेरा लगभग अर्थ के सेंटर से सेम डिस्टेंस है। मतलब इन सारे पॉइंट्स पे अर्थ का पोटेंशियल क्या है? सेम है। वो हमारे मास पे डिपेंड ही नहीं करता। हो सकता है किसी का मास 70-80 किलोग्राम हो, किसी का 40 किलोग्राम हो, लेकिन हम सब पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है? सेम है। क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता ही नहीं है। वो किस पे डिपेंड करता है? सोर्स मास। सोर्स कौन है? अर्थ। तो याद रखना ये सेम क्वांटिटी आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सीखोगे, उसको बोलोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। वहां पे G की जगह पे आ जाएगा 1/4πε0, M की जगह पे आ जाएगा Q, और R की जगह पे रहेगा R। सिर्फ माइनस साइन वहां से हट जाएगा। क्यों? मैंने आपको बताया था, अगर फोर्सेस अट्रैक्टिव हो तो पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी आता है नेगेटिव, बराबर। अगर फोर्सेस अट्रैक्टिव हो तो पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी आता है नेगेटिव। काइनेटिक कभी नेगेटिव होता नहीं है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के केस में अगर मेरे पास दो पॉजिटिव चार्जेस है तो फोर्स अट्रैक्टिव है क्या? रिपल्सिव है। तो रिपल्सिव है तो उस केस में नेगेटिव आएगा क्या? नहीं, उस केस में आएगा पॉजिटिव। तो वहां पे डिपेंड करेगा कि सोर्स चार्ज पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो वहां पे पोटेंशियल विल डिपेंड ऑन चार्ज। अगर आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन तो माइनस पोटेंशियल, अगर आप बोलोगे प्रोटॉन तो प्लस पोटेंशियल।
लेकिन ये ग्रेविटेशनल फील्ड है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, तो यहाँ पे पोटेंशियल में हमेशा आपको माइनस साइन मिलेगा, पोटेंशियल एनर्जी में माइनस साइन मिलेगा और टोटल एनर्जी में भी माइनस साइन मिलेगा। अगर गलती से आपके पास माइनस साइन नहीं आ रहा है, मतलब आपने कहीं तो कैलकुलेशन को गलत कर दिया। रिमेंबर दिस। So you need to remember that if you are not getting negative sign in potential energy and total energy, it means that you have made some mistake in calculation. यहाँ तक क्लियर? तो ये जो क्वांटिटी है VE of R which depends only on mass of Earth and also depends on location is known as gravitational potential of Earth. Gravitational potential of Earth at a given location. यहाँ पे सोर्स मास कौन था? अर्थ, तो पोटेंशियल किसका है? अर्थ का। इन जनरल देखो ये एक बहुत पर्टिकुलर केस हमने लिया जिसमें एक ऑब्जेक्ट अर्थ है जिसका मास कैपिटल एम है, दूसरा ऑब्जेक्ट स्मॉल एम मास का। ये बहुत पर्टिकुलर केस है जिसमें हम लोग सिर्फ अर्थ 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 पे ही फोकस कर रहे हैं। इन जनरल हमारे पास कोई भी दो मासेस हो सकते हैं। वी कैन हैव एनी टू मासेस, कोई भी दो मासेस हो सकते हैं ना, जैसे अर्थ एंड सन, अर्थ एंड मून, दो स्टार है बहुत आस, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। बाय द वे हमारे यूनिवर्स में, हम यूनिवर्स छोड़ दो, हमारे गैलेक्सी में, मिल्की वे में 60% से ज्यादा बाइनरी स्टार्स है, मतलब ट्विन सिस्टम है वो। हमको दिखता है एक है बहुत दूर है, लेकिन दे आर बेसिकली ट्विन्स, तो वो बाइनरी सिस्टम है। तो अगर दो मासेस एक दूसरे के पास में हो तो इन जनरल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दोस टू मासेस एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस विल बी G m1 m2 बाय R विद अ माइनस साइन, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। अब इसको लिखने के लिए मैं लिख सकता हूं U ऑफ R इक्वल टू, मैं एक काम कर सकता हूं, मैं m1 को ब्रैकेट के अंदर रख सकता हूं और m2 को बाहर, या फिर मैं m2 को ब्रैकेट के अंदर रख सकता हूं और m1 को बाहर। अगर मैं m1 को ब्रैकेट के अंदर रख रहा हूं तो सोर्स फील्ड किसका है? m1 का है। वेरी गुड। तो पोटेंशियल किसका है उस पॉइंट पे? m1 का है। तो इसको आप क्या लिखोगे? U ऑफ R इक्वल टू V1 एट लोकेशन R इंटू m2। मैं इसको ऐसा रीड करता हूँ V1 एट लोकेशन R, क्योंकि मुझे को अच्छे से याद आ रहा है कि फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात हो रही है, तुम आगे समझेगा। V1 एट लोकेशन R, मैंने लोकेशन चेंज किया तो V1 चेंज होगा, V1 चेंज होगा तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी सेम कॉन्सेप्ट आएगा ये। अभी कुछ कुछ टॉपिक है वैसे जिसमें आपको खुद का कुछ नोटेशन बनाना पड़ता है, तो मैं इसको ऐसा लिखता हूँ बिकॉज आई डोंट वांट टू गेट कंफ्यूज एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पूछ ले, चाहे वो ग्रेविटेशन में पूछ ले, तो मुझे पता होना चाहिए एग्जैक्टली कि मैं कर क्या रहा हूँ। एग्जैक्टली यू शुड नो। फिजिक्स का ये एक चीज रहेगा, जितने तुम सुलझे हुए हो, जितना तुम्हारा कंफ्यूजन कम है, उतना ईजी होता है ये। अब इसी को मैं लिख सकता था -G m2/r। जब तुमने ब्रैकेट के अंदर m2 लिख दिया तो ये पोटेंशियल किसका हो गया? V2, सेकेंड चार्ज, सेकेंड मास का। तो सोर्स मास कौन हो गया? m2 इंटू m1, बराबर। तो अब अगली बार से तुम इसको कैसे देखोगे? पोटेंशियल एनर्जी इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ वन मास इनटू अनदर मास। मतलब नाउ यू कैन डिफाइन, देयरफॉर यू कैन से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू, दोनों केस में क्या है? एक काम करता हूं, मैं पहले जनरल लिख लेता हूं, ज्यादा इजी आएगा। तो इन जनरल what you can see is gravitational potential energy is equal to potential multiplied by mass, is equal to potential multiplied by mass। देखो यहाँ पे भी था ना, पोटेंशियल एनर्जी क्या था? पोटेंशियल इनटू मास। यहाँ पे भी क्या है? पोटेंशियल इनटू मास। तो इन जनरल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? पोटेंशियल इनटू मास। गुड। तो इसको मैं लिख दूंगा यहाँ पे। तो इन जनरल what you can say is, in general what you can say is gravitational potential energy is equal to gravitational potential
इनटू मास। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है फोर्स का और ये मास है टेस्ट। फॉर एग्जाम्पल हम है टेस्ट मास और अर्थ का है पोटेंशियल, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनटू मास। तो मैंने आपको बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी से आप पोटेंशियल को डिफाइन कर सकते हो दो तरीके से। ये एक है, अब एक काम करो, सिर्फ मास को क्या कर दोगे, डिवाइड। तो देयरफॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय मास। तो अगर आपको डिफाइन करना तो आप बोल सकते हो दस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैन बी डिफाइंड एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, इसका फिजिकल मतलब पता है क्या होता है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आया? तुमने मास को लाया, कहाँ से लाया? इंफिनिटी से लाया, कहाँ रख दिया? एक पॉइंट पे रख दिया। तो जो वर्क डन हुआ था मास को इंफिनिटी से लाके एक पॉइंट पे रखने में अर्थ के फील्ड के नियर, उस वर्क डन को आपने क्या नाम दिया है? मैंने आज का पहला पॉइंट कौन सा रिवाइज किया? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। मैंने कल ये परसों लास्ट लेक्चर में जब भी था मैंने आपको बताया था कि मैं जानबूझ के थोड़ा टाइम ज्यादा डालता हूँ यहाँ पे, सो एज टू अंडरस्टैंड कि पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कहाँ से आता है? वर्क डन से आता है। कहाँ से आता है? वर्क डन से आता है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आपको एक चीज समझ में आ गई कि पोटेंशियल एनर्जी जहां कहीं भी हम लोग देख रहे हैं इट इज कमिंग फ्रॉम वर्क डन। मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी कहाँ से है? वर्क डन। अर्थ था सोर्स मास, एक ऑब्जेक्ट को हम इंफिनिटी से लाके अर्थ पे रख देते हैं तो वर्क हुआ, तो वो वर्क अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब माइनस क्यों आया ये भी सोचो। एक्चुअली हमने डिफाइन क्या किया था? हमने बोला था वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स, बराबर? अगेंस्ट द फोर्स डिफाइन किया ना तुमने, बोलते हो ना चार्ज आया नो वर्क इज डन, दूसरा चार्ज आया वर्क इज डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ फर्स्ट, ऐसा ही बोलते हो ना, बराबर? यहाँ तो मास था, दूसरा मास था, दोनों में फोर्स कौन सा है? अट्रैक्टिव है, तो अगेंस्ट हुआ क्या? नहीं, इन द डायरेक्शन हुआ, तो इसलिए माइनस साइन आई। नेगेटिव वर्क डन मतलब यहाँ पे फोर्सेस क्या थे? अट्रैक्टिव थे, इसके लिए माइनस आया। यहाँ तक क्लियर? क्योंकि ये समझेगा तो मैं जो आगे बोलने जाऊंगा वो समझेगा। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ऑल द मासेस टुगेदर। अब इमेजिन कर लो कि मेरे पास एक सोर्स मास है, दूसरा टेस्ट मास है। मैं टेस्ट मास को सोर्स मास के फील्ड में ला रहा हूं, मतलब मैं टेस्ट मास को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में ला रहा हूं, किसके? सोर्स के। और अगर वो मास जिसको मैं ला रहा हूं अगर वो 1 किलोग्राम हुआ तो उसी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को आप बोलोगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। बस बात कर रहा हूं। तुमने पोटेंशियल को किससे डिवाइड किया? मास से, बराबर? तो तुम बोल ये रहे हो कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल तो मुझे पता ही था, माइनस Gmm/r, ये पोटेंशियल एनर्जी था, बराबर ना? कौन था ये? कौन था ये? कौन था ये? पोटेंशियल एनर्जी था। आपने बोला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, मतलब आप वापस से क्या कर रहे हो? मास को डिवाइड कर रहे हो, मतलब टेस्ट मास को कितना कर रहे हो? 1 कर रहे हो। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज नथिंग बट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, मतलब द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्पेंट इन ब्रिंगिंग 1 किलोग्राम ऑफ मास फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। अब ये डेफिनेशन आपको किसी टेक्स्ट बुक में मिलेगा नहीं, क्योंकि दिस इज द वे ऑफ थिंकिंग। तो आपने स्मॉल m को कैंसिल कर दिया, मतलब आपने स्मॉल m को बना दिया 1, मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ये पोटेंशियल एनर्जी ही है। सिर्फ यहाँ पे जो मास को आप लाए इंफिनिटी से वो कितना था? 1 kg था। तो दिस इज हाउ यू कैन रिमेम्बर। यहाँ तक क्लियर? अब अगर मुझे अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में दो पॉइंट में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का डिफरेंस देखना है। आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बोले थे पोटेंशियल डिफरेंस, याद है क्या? भूल गया पोटेंशियल डिफरेंस? करंट इलेक्ट्रिसिटी में लिया था मैंने, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर्स, पोटेंशियल डिफरेंस याद है? नहीं याद? नहीं याद? द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्पेंड टू ओवरकम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। कंडक्टर के एक एंड से दूसरे एंड तक अगर आपको यूनिट चार्ज को लेके जाना है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी
used to circulate unit charge once round the complete circuit is EMF, electromotive force, and the amount of energy in circulating unit charge once through only external conductor, मतलब external resistance is known as potential difference. तो पोटेंशियल डिफरेंस कभी भी 2 पॉइंट में होता है, पोटेंशियल कभी भी 1 पॉइंट पे होता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ होता है? क्योंकि आप पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहे हो ना, डिफरेंस मतलब क्या? कंपेयर करना। मैं एक ही पॉइंट लूंगा, बोलूंगा बताओ पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, लॉजिक ही नहीं है, क्योंकि तुम जब 2 पॉइंट लोगे तो डिफरेंस किस चीज का है ना? प्रोडक्ट भी खरीदने जाते हो तो कंपेयर करते हो, तो कंपेयर के लिए कोई एक आपके पास ऑलरेडी होना चाहिए ना। तो बोलो, क्या बोलोगे दुकानदार को? क्या बोलोगे? नहीं नहीं ये खराब है। बोलेगा किसके कंपेरिजन में? नहीं मेरे को नहीं पता, बस वो खराब है। तो ऐसा नहीं होता है, यू हैव टू ऑलवेज कंपेयर। तो वेन एवर यू हियर दिस वर्ड डिफरेंस, इसका मतलब अभी 2 पॉइंट की बात हो रही है। और किसका डिफरेंस है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का डिफरेंस है। लेकिन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आपने डिफाइन कहाँ किया? एट अ पॉइंट। इसलिए मैंने क्लियरली लिखा है यहाँ पे, एकदम क्लियरली लिखा है, V of R depends on mass and the location of the point. मतलब if you change the location you are changing potential. तो उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इजीली समझ में आ जाएगा। मैं आपको डायग्राम के हेल्प से समझा दूंगा। ग्रेविटेशनल पीडी, दिस इज नॉट इलेक्ट्रोस्टैटिक पीडी। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस अलग चीज है, ये अलग चीज है। तो आइडिया इज एक्सट्रीमली सिंपल, ऐसा है। इमेजिन दिस इज अर्थ, imagine you have certain point here near the earth, a point। तो ये ए पॉइंट पे, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, ये ए पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है कि नहीं है? है? पक्का है? यस। मान लो इसका डिस्टेंस है r1 सेंटर से। देन इमेजिन हमारे पास और एक पॉइंट है बी पॉइंट है, इसका डिस्टेंस अर्थ के सेंटर से है r2। इस बी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है कि नहीं है? है, यस। तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट ए? माइनस जी एम बाई r1। Similarly, what is the potential at point 2? Minus gm by, good, very good, excellent. Not to confuse with, यहाँ पे हमने v1 v2 लिखा है, लिखा है क्या v1 v2? ये v1 था पहले मास का पोटेंशियल, ये v2 था दूसरे मास का पोटेंशियल, और यहाँ पे ये v1 v2 है सेम मास का पोटेंशियल। दिख रहा है मास तुमको दोनों क्या है? अर्थ है, अर्थ है, सिर्फ पॉइंट अलग अलग है। तो यहाँ पे v1 का मतलब होता है पोटेंशियल ड्यू टू अर्थ एट पॉइंट नंबर 1 एंड पोटेंशियल ड्यू टू अर्थ एट पॉइंट नंबर 2। वहां पे v1 v2 का मतलब होता है पोटेंशियल ड्यू टू मास 1 एंड पोटेंशियल ड्यू टू मास 2। तो बिल्कुल कंफ्यूजन रहना ही नहीं चाहिए, जब है ही सोर्स अर्थ और दूसरा टेस्ट मास है m, 2 ही मास है। पोटेंशियल किसका होता है? जिसका फील्ड होता है। फील्ड किसका है? तो 1 और 2 पॉइंट पे फील्ड किसका है? तो पोटेंशियल किसका है? अर्थ का है। तो यहाँ पे दूसरे मास के पोटेंशियल की बात ही नहीं हो रही है। दूसरा मास छोटा मास है, उसका कोई इतना पोटेंशियल होगा नहीं। तो पोटेंशियल किसका है? अर्थ का है, दिमाग में डाल लो। तो v1 इज द पोटेंशियल ड्यू टू अर्थ एट पॉइंट ए एंड v2 इज पोटेंशियल ऑफ अर्थ एट पॉइंट बी। अगर तुमको कंफ्यूजन होता है ना, तो मैं आपको सिंपल ट्रिक बताता हूँ, बस खत्म, मतलब टेंशन ही खत्म। VA is potential at point A due to earth, VB is potential at point B due to earth, खत्म, गुड। मुझे निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब क्या है? मतलब ये, अगर मैं इस मास को A से B पे लेके जाऊं, बराबर, तो A पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? U1, और B पे कितना होगा? UB। तो पोटेंशियल एनर्जी एट A, पोटेंशियल एनर्जी at A is let us say U1 और UA, जो भी लिखना होगा वो। पोटेंशियल एनर्जी at B is
U2 और UB। हमको क्या फाइंड करना था? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस, बराबर। तो फिजिक्स में कोई भी डिफरेंस हो कैसे नोट करते हो? डेल्टा। यहाँ पे किसका डिफरेंस है? पोटेंशियल का, तो क्या लिखोगे? डेल्टा V। और हमेशा क्या होता है? फाइनल माइनस, तो फाइनल मतलब V2 माइनस V1, क्योंकि इनिशियल पोजीशन क्या था? फाइनल क्या है? B। तो V2 माइनस, लेकिन V2 को आपने क्या बोला है? VB माइनस VA, बराबर, करेक्ट। लेकिन आपने पोटेंशियल डिफाइन कैसे किया? कैसे डिफाइन किया? दिख रहा है आपको? यहां से दिख रहा है पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल एनर्जी अपॉन मास। कौन सा मास? टेस्ट मास। तो पोटेंशियल एनर्जी अपॉन मास इज पोटेंशियल, सही है। तो VB, ये जो VB आपने लिखा है, इसको लिखने का और तरीका हो सकता था। क्या हो सकता था? पोटेंशियल एनर्जी अपॉन मास। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी कौन से पॉइंट पे? B पॉइंट पे। इसको क्या लिखोगे? U अपॉन M। क्या लिख दोगे? UB अपॉन M माइनस UA अपॉन M, मतलब UB माइनस UA अपॉन M। लेकिन UB क्या है? U2 माइनस क्या है? U1 अपॉन M। व्हाट इज U2? पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट B। व्हाट इज U1? पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट A। मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस, पर वो तो वर्क डन था कि नहीं? वर्क डन वो हमने क्यों इतना रिपीट किया? ये क्यों किया? मैं बार बार तो वही बोल रहा हूँ। ये देखो, ये फाइनल माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है। ये आया कहां से? कहां से आया? इंटीग्रेट करने से। किसको? DU को। व्हाट इज DU? स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन DU आया कहां से? DW से। तो ये कहां से आया? DW से। तो UA माइनस UB मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट वर्क डन। और तुम लॉजिकली सोचते जाओ, A से B पे अपने आप जाएगा क्या? क्या होगा? वर्क डन होगा, और वही वर्क स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ। हाँ, तो फिर ये जो आप लिख रहे हो ये क्या है? फिर ये वर्क डन है, वर्क डन है। तो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? तीन फॉर्मूला बन गए। एक V2 माइनस V1 डिफरेंस इन पोटेंशियल, एक हो गया डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, एक हो गया वर्क डन पर यूनिट मास। तो अगर आखिरी इक्वेशन आप देखोगे, वर्क डन पर यूनिट मास, तो तुमको क्या समझ में आता है? 1 किलोग्राम मास को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने में जितना भी वर्क होगा, दैट इज difference in potential. The amount of work done in moving unit mass from one point to another is nothing but potential difference. कौन सा potential difference? Gravitational potential difference. यहाँ तक क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? यस, करेक्ट। तो पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूला से आया। माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर। स्मॉल एम को बाहर रख दिया, माइनस जी कैपिटल एम बाई आर। ये क्वांटिटी है जो सिर्फ अर्थ के मास पे और लोकेशन पे डिपेंड करता है। ये ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करता है। इसको बोलोगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनटू मास। मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी अपॉन मास। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, मतलब द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। यहाँ तक क्लियर? ये तो हमने एक स्पेशल केस ले लिया था जिसमें अर्थ और एक मास है। मेरे पास दो मासेस है, हो सकता है मैं अर्थ की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं दो स्टार्स की बात कर रहा हूँ। तो उस केस में क्या लिखोगे? माइनस जी M1 M2 बाई आर। M2 को बाहर रख दिया तो माइनस जी M1 बाई आर, जो हो गया पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट मास इनटू सेकंड मास, V1 इंटू M2। मैंने M1 को बाहर रख दिया, M2 को अंदर ले लिया, माइनस जी M2 बाई आर। ये हो गया पोटेंशियल ऑफ सेकंड मास इनटू फर्स्ट मास। तो इन जनरल पोटेंशियल एनर्जी इज पोटेंशियल इनटू मास। तो पोटेंशियल इज पोटेंशियल एनर्जी अपॉन मास। पोटेंशियल इज पोटेंशियल एनर्जी अपॉन मास। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए भी यही है। फिर वहां पे तुम बोलोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, यहाँ पे आप बोलोगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। क्लियर यहाँ तक? पक्का पक्का। अब मुझे देखना था कि अर्थ के ही फील्ड में दो पॉइंट्स है, उन दोनों पॉइंट्स में पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है, क्योंकि पोटेंशियल किस पर डिपेंड करता है? लोकेशन पे। तो लोकेशन चेंज होगा तो पोटेंशियल चेंज होगा। मतलब मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहा हूं तो पोटेंशियल चेंज हो रहा है। तो कितने से चेंज हो रहा है उसको क्या बोलते हो? पोटेंशियल डिफरेंस। तो V2 माइनस V1 इन शॉर्ट। बट V2 आपको पता है U2 बाय M और वो है U1 बाय M। तो U2 माइनस U1 बाय
m, but u2 minus u1 is work done. So work done per unit mass. Clear? Good. Which is the next topic? I forgot, sorry. escape velocity. Very good. अब ये अगला टॉपिक आए escape velocity का. बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और इजी है. इजी रखेंगे, वी विल नॉट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड ऑफ कोर्स. एस्केप वेलोसिटी और डिफाइन भी इजीली करेंगे. आई विल ट्राई टू स्किप पार्ट ऑफ राइटिंग, विल नॉट राइट मच, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड थोड़ा रखेंगे. लेट अस स्टार्ट विद एन एग्जांपल. वो ज्यादा हो जाएगा ये. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है. इफ आई थ्रो इट अप, वर्टिकली अप. देखो अभी वर्ड्स पे ज्यादा फोकस चाहिए. वर्टिकली अप with some velocity, it will go to some height, come back. If I throw it with more velocity, it will go even at higher height and come back. If I throw it with even more velocity, it will go even higher and come back. ऐसा मैं वेलोसिटी बढ़ाते जाऊंगा. एक स्टेज ऐसा आएगा, एक स्टेज मतलब वेलोसिटी का एक वैल्यू ऐसा आएगा कि ऑब्जेक्ट वापस आया ही नहीं, गया. उसको बोलते हो एस्केप वेलोसिटी. सो डिफाइन कैसे करेंगे? पहले तो थोड़ा सा तुमको बैकग्राउंड देना पड़ेगा, थोड़ा कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना पड़ेगा. कैसे करोगे? आप बोलोगे वी नो दैट. व्हाट डू यू नो? बताओ. वी नो दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अप, वर्टिकली अप, it reaches some maximum height and comes back. If we throw the same object with more velocity, it will go even higher and come back. If we keep on increasing the velocity, then there will be a velocity for which the object escapes Earth's gravitational field. This velocity is called as escape velocity. अब इसको डेफिनेशन के फॉर्म में लिखना है. आपने वेलोसिटी कहां से दिया था? अर्थ के सरफेस से. कैसा दिया था? वर्टिकली अप. द मिनिमम वेलोसिटी विथ विच एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अप फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ इज नोन एज एस्केप वेलोसिटी. पूरा नहीं किया मैंने बोला द मिनिमम वेलोसिटी विथ विच an object is thrown from the surface of earth is known as, it is not known as what escape velocity. ऐड तो करो, क्या होगा? The minimum velocity with which an object is thrown vertically up from the surface of earth so that it escapes earth's gravitational field is known as escape velocity. मतलब अर्थ के फील्ड से बाहर चला गया वो, अब वो वापस आएगा नहीं. कहाँ गया? इंफिनिटी पे गया. तो थोड़ा बैकग्राउंड बिल्ड करेंगे, फिर इक्वेशन डिराइव करेंगे. और इक्वेशन डिराइव करना यहाँ पे एकदम सिंपल काम है. तो वी नो दैट when an object is thrown up, when an object is thrown up, of course vertically up, it reaches some height and comes back. If the object is thrown with higher velocities, it goes even higher. मतलब इट रीचेस लार्जर हाइट्स बेसिकली. थोड़ा बहुत वो नोट्स में लिखने का तरीका भाई अलग रहता है, यहाँ पे अलग होता है. व्हाई? बिकॉज आई जस्ट वांट टू गिव यू एन आइडिया कि इट इज नॉट कंपलसरी कि जो नोट्स में टेक्स्ट बुक में लिखा है तुमको वैसा लिखना है. कॉन्सेप्ट समझाओ बस. देन इट गोज इवन हायर. देन at certain value of initial velocity, the object escapes Earth's gravitational field, and never comes back.
and never comes back. ओके तो ये जो वैल्यू था इसको क्या बोल दोगे एस्केप वेलोसिटी, डिफाइन ही कर देते हैं। द मिनिमम वेलोसिटी, एज आई टोल्ड यू मैं लिखने का काम कम रखूंगा, तो जितना रिक्वायर्ड है उतना ही। द मिनिमम वेलोसिटी with which with which with which an object is thrown vertically upwards, object is thrown vertically upwards। फिलहाल फिलहाल के लिए फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, बाद में चेंज करेंगे इसको, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ such that it escapes Earth's gravitational field, such that it escapes from the Earth's gravitational field, from the Earth's gravitational field is known as escape velocity, is known as escape velocity। क्लियर? पक्का? अब ये एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला डिराइव करना है तो मैं तुमको मेथड समझा देता हूँ। बहुत सिंपल मेथड है, एक्सट्रीमली सिंपल मेथड है, सिर्फ फोकस होना चाहिए कॉन्सेप्ट पे और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। यू नो व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड, so hence total energy is always constant। तो अब अगर मुझे फाइंड करना है एस्केप वेलोसिटी, हमने शुरुआत कहां से की थी? अर्थ की सरफेस से। हमने लेट अस से ए पॉइंट से स्टार्ट किया जो अर्थ की सरफेस पे था। जिस मास को हम थ्रो कर रहे हैं उस मतलब जिस ऑब्जेक्ट को हम थ्रो कर रहे हैं वो मास क्या है? एम है। अर्थ का मास क्या है? कैपिटल एम है। इनिशियल डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ अर्थ इज कैपिटल आर। तो ये क्या है? कैपिटल आर है। ये क्या है? आर इनिशियल है। ज्यादा क्लियर? अगर हमको ऑब्जेक्ट को एस्केप करवाना है, मतलब इसको हमको ऐसा थ्रो करना है कि ये कभी वापस ही नहीं आए, मतलब फाइनल पॉइंट बी कहाँ होगा? इन्फिनिटी पे होगा, बराबर। लेकिन टोटल एनर्जी तो हमेशा क्या होता है? कंजर्व्ड होता है। मतलब टोटल इनिशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू टोटल फाइनल एनर्जी। मतलब टोटल एनर्जी एट द सरफेस ऑफ अर्थ, टोटल एनर्जी एट द सरफेस ऑफ अर्थ मतलब एट पॉइंट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट इंफिनिटी। इंफिनिटी को पॉइंट बोला है मैंने बी, तो बी पॉइंट इज पॉइंट ऑफ इंफिनिटी। व्हाट इज टोटल एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ तक क्लियर? व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? हाफ एम वी स्क्वायर। लेकिन ये वी कौन सा है? एस्केप वाला वी है, मतलब और की फील्ड से बाहर निकल गया ऑब्जेक्ट, तो वी ई स्टैंड्स फॉर एस्केप। और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी मतलब जब ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे था तो माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर कैपिटल आर, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या था? माइनस जी एम एम बाई आर। व्हाट इज आर? रेडियस ऑफ अर्थ। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ एम वी बी स्क्वायर माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन फाइनल डिस्टेंस दैट इज इंफिनिटी। पर एक चीज सोचो तुम, हम जब ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो करते हैं तो उसका वेलोसिटी क्या होता है? कम 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 और मैक्सिमम हाइट पे 0, बराबर। हमने और जोर से थ्रो किया फिर भी वही होगा, मैक्सिमम हाइट पे 0। जब तुमने इतनी जोर से थ्रो कर दिया कि वो अर्थ का फील्ड एस्केप करके कहाँ चला गया? इंफिनिटी पे। इंफिनिटी पे वेलोसिटी कितना? 0। तो व्हाट इज वेलोसिटी एट पॉइंट बी? 0। तो ये आ जाएगा हाफ एम वी एस्केप स्क्वायर माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई
आर, ये हो जाएगा 0 क्योंकि वी बी इज 0 और एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज, तो क्या आ गया, 0 आ गया। तो फिर इसको मैं लिख सकता हूँ हाफ एम वी ई स्क्वायर इक्वल टू, माइनस को यहाँ पे लाओगे तो प्लस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर, कैंसल एंड कैंसल, तो वी एस्केप स्क्वायर इक्वल टू जी एम बाई आर इंटू 2, तो वी ई विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 जी एम बाई आर। ये आ गया पहला फॉर्मूला। और एक बनता है, और इंटरेस्टिंगली जिस मास को तुम थ्रो कर रहे हो, एस्केप वेलोसिटी उस मास पे डिपेंड ही नहीं करता है, वो डिपेंड करता है सोर्स मास पे। मतलब मैं इस पेन को थ्रो करूँ या एक हाथी को उठा के थ्रो कर दूं, दोनों के लिए एस्केप वेलोसिटी सेम आएगा, और वो आता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से अर्थ के सरफेस से प्रोजेक्ट कर देते हो तो वापस कभी नहीं आएगा, प्रोवाइडेड देयर इज नो एयर, क्योंकि हम अभी तक एयर फ्रिक्शन की बात ही नहीं कर रहे। अगर एयर नहीं होता तो एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है। एडवांटेज ये है कि रॉकेट लॉन्च करने में इतना एनर्जी लगता ही नहीं। क्यों लगता है एनर्जी? एक तो अर्थ की ग्रेविटी को ओवरकम करना है, ऊपर से एयर का रेजिस्टेंस है, फ्रिक्शन है वहां पे, एयर की वजह से बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है। एयर रिमूव कर दिया तो एयर फ्रिक्शन को ओवरकम करना ही नहीं है, बराबर। इसलिए प्लानिंग्स चल रहे हैं अभी कि अर्थ की सरफेस से लॉन्च करने की जगह पे हम एक स्पेस स्टेशन से लॉन्च करें, मून से लॉन्च करें, मून मून को हमारा लॉन्चिंग स्टेशन बनाए, ऐसा बातें चल रही थी बीच में। फ्रिक्शन नहीं होगा, एयर हटाना मतलब हमारे लाइफ का भी तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। विदाउट एयर यू कैन नॉट सर्वाइव, विथ नॉट ओनली, इट्स नॉट ओनली अबाउट ऑक्सीजन, इट्स नॉट ओनली अबाउट O2, इट इज ऑल्सो अबाउट O3, राइट। अब तो लाइफ का बैलेंस ही बिगड़ जाएगा तो बात खत्म हो जाएगी। तो अब ये एक फॉर्मूला है, और एक भी है। तुमने कहाँ से प्रोजेक्ट किया? अर्थ की सरफेस पे, तो स्मॉल जी इज ऑल्सो जी एम बाई आर स्क्वायर, therefore gm equal to gr square। इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1, तो फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2 you have escape velocity ve equal to under root of 2 gm, but gm is gr square upon r, एक r हो गया कैंसल, तो ये आ जाएगा आपके पास वी एस्केप इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 gr। तो ये और एक फॉर्मूला बन गया एस्केप वेलोसिटी का। तो एस्केप वेलोसिटी के डेरिवेशन में सिर्फ इतना ही है, आपको दो पॉइंट्स कंसीडर करने हैं, एक अर्थ की सरफेस पे, एक इन्फिनिटी पे। और क्योंकि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो टोटल एनर्जी विल बी कॉन्जर्व्ड, मतलब जितना टोटल एनर्जी अर्थ के सरफेस पे है उतना ही इन्फिनिटी पे होगा। हाफ एम वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट सरफेस इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी। लेकिन इन्फिनिटी पे काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों जाता है 0, तो यहाँ से एक फॉर्मूला बन गया एस्केप वेलोसिटी का। इज दिस क्लियर? तो बाकी का आप नेक्स्ट सेशन में